हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस अध्याय 2 जंतुओं में पोषण के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको अच्छी तरह से हम बताएंगे जंतुओं में पोषण किस तरह होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी जीव प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर होता है। अपना पोषण के लिए, खाने पीने के लिए किस पे निर्भर है? पौधों पर निर्भर है। सभी जीवों को अपना उत्तम स्वस्थ शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है। जंतुओं के पोषण में उनकी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। भोजन ग्रहण का तरीका, अंतर्ग्रहण तथा शरीर में उनका उपयोग शामिल है। क्लियर है? पिछली कक्षा में आप जान चुके हैं कि हमारे भोजन में कई अवयव होते हैं जो भोजन को संतुलित बनाते हैं। आपको उनका नाम जरूर याद होगा, उन्हें लिखिए। लिखना है। भोजन संतुलित बनाने के लिए कौन कौन सा भोजन हम करते हैं? केला हो गया, पपीता हो गया, रोटी हो गया, चना हो गया, ये सब इन चीज़ खाते हैं। जो खाते हैं चावल दाल, जो खाते हैं उसी का तालिका 2.1 में क्या करना है, इसमें जो है 2.1 में इसमें लिखना है। क्या करना है? लिख लेना है। लिख लीजिएगा ना। चलिए, जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अवयवों की संरचना अत्यंत जटिल होती है। ग्रहण किए गए भोजन, ग्रहण जो करते हैं हम लोग, खाते हैं जो भोजन से शरीर कई प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करता है। बहुत तरह के पदार्थों का संश्लेषण करता है, जिसमें कुछ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है। कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो हम खाते हैं तो अत्यंत उपयोगी होता है, जबकि कुछ अपशिष्ट अनुपयोगी पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। अनुपयोगी पदार्थ भी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। इस द्वारा जो है ना मेरा पाचन क्रिया होता है। आप जान चुके हैं कि भिन्न भिन्न जीवों की भोजन संबंधी आवश्यकता, भिन्न भिन्न जीवों, अलग अलग जीवों को एवं आदतें अलग अलग होती हैं। साथ ही जीवों में पोषण का तरीका भी अलग होता है। सब अलग अलग तरीक़ा से खाते हैं, पीते हैं, भोजन करते हैं, और अलग अलग तरीक़ा से क्या होता है? पोषण होता है, जिसके आधार पर हम उन्हें स्वपोषी, विषमपोषी आदि वर्गों में बांटते हैं। स्वपोषी होता है जो अपना पोषण स्वयं करता है। विषमपोषी जो दूसरे पर ग्रहण करता है। विभिन्न जीवों की शारीरिक बनावट और भोजन ग्रहण करने वाले अंगों में भी विविधता नजर आती है। क्या आता है? विविधता नजर आती है। किसी का अलग, किसी का अलग आता है। मधुमक्खी, भौरे आदि आसानी से फूल का रस चूस सकते हैं। क्या करते हैं? फूल का रस चूस सकते हैं। मरमर पक्षी, हर्मिंग बर्ड या फूलचूस सनबर्ड की लंबी पतली चोंच भी फूलों का रस चूसने में उससे मदद करती है। देखिए, यही है वो पक्षी। ये जो पक्षी है, यही है वो पक्षी, ठीक ना, जो फूल चूसता है। गौरैया अपनी छोटी चोंच से आसानी से अन्न, कण और कीड़े मकोड़े चुन सकती है। शेर के मजबूत जबड़े और पेने दांत शिकार को फाड़ने और उसे फाड़ने में, पकड़ने और उसे फाड़ने में मदद करते हैं। इस अजगर सांप अपने मुंह से बड़े शिकार को आसानी से निगल जाता है। अजगर सांप जो है क्या करते हैं? बड़े शिकार को आसानी से निगल जाता है। ये फूलचूस चिड़िया है। क्या है? फूलचूसी चिड़िया है। और सांप हो गया, और क्या हो गया? शेर हो गया। अपने जबड़े जो होता है, मजबूत हड्डी जो होता है, दांत, उसी के द्वारा क्या करता है? शिकार को पकड़ते हैं और फाड़ के खाने में आसानी होता है। छीलना, चबाना, कुतरना, बेधना, पकड़ना, निगलना, चूसना, स्पंजी आदि भोजन ग्रहण की विधियां हैं। क्या है? ये सब भोजन ग्रहण करने की विधियां। सभी एक तरह से भोजन थोड़ी करते हैं। कोई देखो, जैसे हो गया सांप भोजन कैसे करते हैं बताए थे। सांप भोजन कैसे करते हैं? निगल के करते हैं। शेर कैसे करते हैं? आदमी कैसे करते हैं? सबका अलग अलग भोजन करने का तरीका होता है। ठीक है। क्रियाकलाप। आप अपने आसपास अनेक जंतुओं को देखते हैं। आप उनकी भोजन संबंधी आदतों से भी परिचित हैं।
अपने आसपास के जंतुओं का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें तथा उसके भोजन और भोजन ग्रहण करने के तरीकों का तालिका पॉइंट लिखिए। गाय भैंस कैसे भोजन करता है लिखना है। भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या है, क्या भोजन करता है, भोजन का नाम लिख लेगी। कुत्ता क्या करता है, भोजन का इसमें नाम लिख लेना है। ये सब में क्या करना है, ये सब में भोजन का नाम लिख लेना है, ये सब में भोजन का नाम लिखना है। अब भोजन करने का तरीका क्या है, ये सब में क्या करना है, लिख लेना है। लिख लेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। चलिए ये भी वही है, कर लेना है। आप चलते हैं, देखिए आप आ गए 2.1 मानव में पाचन किस तरह से होता है उसके बारे में बताते हैं। अन्य जीवों की भांति मनुष्य भी भोजन को ग्रहण करता है। अन्य जीव जिस तरह से भोजन करता है मनुष्य भी उसी तरह से भोजन करता है, लेकिन अलग तरीका से भोजन करता है मनुष्य। मनुष्य में भोजन अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। क्या होता है, अंतर्ग्रहण जो करते हैं हम अंदर खाते जो हैं, किससे खाते हैं, मुख द्वारा खाते हैं। फिर उसका पाचन और उपयोग होता है। भोजन का बिना पचा हुआ अनुपयोगी भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। जो पचता नहीं है, पाचन क्रिया नहीं होता, वो क्या करता है, मल मूत्र के द्वारा अनुपयोगी भाग जो होता है मल के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर हो जाता है। मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नालिका से गुजरता है। एक सतत लंबी नालिका से गुजरती, आगे हम दिखाएंगे, जो मुख गुहिका से आरंभ होकर गुद्दा या मलद्वार तक जाती है। इसे आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। जो मलमूत्र मलद्वार तक जाती है उसको क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। इस लंबी नली के विभिन्न भाग इस प्रकार हैं, देखिए। मुख गुहिका, गरीसिका या गरस नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुद्दा या मलद्वार होता है। क्लियर है। आगे देखिए, देखिए यही है, ये जो है ये क्या है, ये यही है मुख गुहिका। मुख गुहिका जहाँ से हम लोग भोजन करते हैं। ये क्या है, ये जो लंबी नली है बना हुआ, ये लंबी नली जो बना हुआ है, ये जो लंबी नली बना हुआ है, ये क्या है, ये गरीसिका है। ये जो बना हुआ थैली नुमा जो बना हुआ है, ये थैली नुमा बना हुआ है, ये आमाशय है। यहाँ पे छोटी आंत है, यहाँ पे ही बड़ी आंत है, यहाँ पे मलाशय द्वारा, यहाँ से मल द्वार है जो कि हम लोग भोजन करते हैं तो निष्कासित हो जाता है बाहर। क्लियर है। चलिए, आहार नाल के इन भागों के साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियाँ जुड़ी हुई है, जैसे लार ग्रंथि या कीर्तग्न्याशय आदि, जो पाचक रसों का स्राव करती है। क्या करती है, पाचक रस जो है इसका स्राव करती है। यह पाचक रस भोजन के जटिल अवयवों को सरल रूप में बदलने में मदद करता है। सरल रूप में बदलने में क्या करता है, मदद करता है। आहार नाल और उससे संबंध ग्रंथियों मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है। देखिए बच्चों, ये सब जो हम जो है ना, ये सब जो है, ये सब जो बताए हैं, इस सब के बारे में अलग अलग हम आगे चर्चा करेंगे। अलग अलग तरीका पढ़ाएंगे। मुख गुहिका के बारे में पढ़ाएंगे पहले, तब गरीसिका के बारे में पढ़ाएंगे, तब आमाशय के बारे में पढ़ाएंगे, तब छोटी आंत के बारे में पढ़ाएंगे, तब बड़ी आंत के बारे में, तब मलाशय और मलद्वार, सभी जो है 6-7 हैं, सभी के बारे में अलग अलग हम बताएंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है, चित्र मानव तंत्र देख लिया। मानव में पोषण के विभिन्न चरण हैं। मानव के विभिन्न चरण देखिए। अंतर्ग्रहण क्या है, पहला अंतर्ग्रहण देखिए। अंतर्ग्रहण है आहार को प्राप्त और ग्रहण करना। मनुष्य में यह मुख द्वारा होता है। आहार जो हम ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, अंतर्ग्रहण मतलब शरीर में जो प्राप्त करते हैं, मुख द्वारा होता है, जहाँ दांत से भोजन को क्या किया जाता है, चबाया जाता है। पाचन देखिए, भोजन के जटिल अवयवों से उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण पाचन की प्रक्रिया में मुख से प्रारंभ होकर आंत तक पूरी हो जाती है, जिसमें अनेक रासायनिक स्राव
एंसरॉब्स होता है, एंजाइम जिसको कहते हैं, मदद करते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम मदद करते हैं। अगला है अवशोषण। पचित भोजन का रसांगुलों द्वारा ग्रहण एवं रक्त में मिलने की प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। अगला है स्वांगीकरण। शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग को कहते हैं स्वांगीकरण कहा जाता है। निष्कर्षण निष्क्रमण होता है और अपचित भोजन का आहार नाल से निष्कासन करना। ये क्या हो गया? निष्क्रित हो गया। क्लियर है? आगे देखिए, हम जो भोजन करते हैं आहार नाल के विभिन्न भागों से होकर गुजरता है। आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। आहार नाल जो होता है, आहार नाल जो है, भोजन जो करते हैं वो जो शरीर से गुजरता है, किस तरह गुजरता है उसी के बारे में, अंगों से जो गुजरता है किस तरह गुजरता है बताएंगे। चलिए, आपको जो बोले थे एक एक करके बताएंगे, बता रहे हैं। देखिए ये क्या है? मुख एवं मुख गुहिका बताए थे। मुख और मुख गुहिका के बारे में बताएंगे। हम भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। आप लोग को भी पता है हम जो भोजन करते हैं कहाँ से करते हैं? मुख द्वारा करते हैं। हमारे मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ होते हैं। क्या होते हैं? मुख गुहिका के अंदर दांत और क्या होता है? जीभ होते हैं। साथ ही लार ग्रंथि होती है। लार जो निकलता है, कभी कभी देखते होंगे पानी तरह जो निकलता है, मुख से निकल जाता है, लार होता है, जिससे लार निकलती है। ठीक। दांत भोजन को चबाने और छोटे छोटे टुकड़े बनाने में हमारी मदद करे। दांत जो है, दांत का क्या काम है? हम जो खाना खाते हैं उसको चबाने में और टुकड़ा करने में, तोड़ने में मदद करती है। दांत जबड़ों में स्थित होता है। जबड़ा जो है इसके नीचे, दांत के नीचे जबड़ा है, मसूढ़ा जिसको कहते हैं। अलग अलग खांचों में धंसे होते हैं। क्या? दांत जो धंसा हुआ रहता है। हमारे दांतों के आकार और कार्यों में विविधता होती है। दांत जो है ना, सभी दांत अलग अलग आकार का होता है और सभी दांत का अलग अलग कार्य भी हैं, जिसके अनुसार उसके नाम भी अलग अलग है। अलग अलग कार्य है और अलग अलग नाम भी दिया गया है। क्लियर है? क्रियाकलाप 2 है। आप रोज़ सुबह अपनी दांतों को साफ करते हैं। कभी आपने उन्हें गिनने की कोशिश की है? नहीं गिनने का कोशिश है तो कभी कीजिएगा, ठीक ना। आपने ध्यान दिया है कि उसके कौन से दांत काटने, फाड़ने और चबाने में मदद करते हैं? कौन दांत, जब आप खाते हैं तो पता कीजिएगा कौन दांत क्या काम करता है। काटने में कौन दांत काम करता है, फाड़ने में कौन दांत काम करता है, चबाने में कौन दांत करता है, कीजिएगा। एक अमरूद या सेब तथा एक ईख लीजिए। ध्यान दीजिए, अमरूद या सेब को काटने में कौन से दांत मदद करते हैं? सेब ले लीजिएगा या अमरूद ले लीजिएगा, ठीक ना। सेब तो सब दिन मिल जाता है, अमरूद सब दिन नहीं मिलता, लगभग नहीं मिलता है, ठीक ना। आप ले लीजिएगा, उसके बाद उसको खाइएगा, पता कीजिएगा क्या दांत से हम काटते हैं और किसे चबाते हैं। ईख छीलने में आप किस दांत की सहायता लेते हैं? ईख छीलने में किस दांत की सहायता लेते हैं उसके बारे में भी जान लीजिएगा। काटे हुए अमरूद या छिले हुए ईख को चबाने में किन दांतों का आपने सहारा लिया? अपने परीक्षणों को तालिका 2 पॉइंट में लिखिए, ठीक है ना। दांत के प्रकार, ठीक। दांतों की संख्या कितनी होती है? काटने में कुतरने वाले दांत कितना? निचला जबड़ा होता है, आगे बताएंगे। उसके अनुसार आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इसको भर लीजिएगा, ये सब को भर लीजिएगा। कुल दांत कितना होता है हम बताएंगे। चीरने और फाड़ने वाले दांत कितने होते हैं, चबाने और पीसने वाले दांत कितने होते हैं बताएंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए, अभी अभी आपके मुंह में कितने दांत हैं? आप देखिए कि आपके दांत में कितने, मुंह में दांत हैं। पता कीजिए एक वयस्क मनुष्य को कितने दांत होते हैं? वयस्क मनुष्य, जो वयस्क है, बूढ़ा है, उसको कितने दांत होते हैं पता करना है। आपको याद होगा जब आप पहली या दूसरी कक्षा में थे तो आपके कुछ दांत गिरने लगे होंगे। पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ रहे होंगे तो कुछ दांत क्या होता होगा, गिरने लगता होगा। तो दांत को क्या करते थे आप? जंगलों में गाड़ देते थे। लेकिन कुछ ही समय के बाद फिर नए दांत वहाँ क्या करता था, आ जाता था। हमारे जीवन काल में दांतों के 2 सेट विकसित होते हैं। प्रथम सेट बचपन में ही निकल कर लगभग 8 साल की आयु तक गिर जाते हैं, उसको दूध का दांत कहते हैं। जो 8 साल तक में गिर जाता है दांत, वो दांत को क्या कहते हैं, दूध का दांत कहा जाता है। देखिए,
है। प्रथम सेट के इन दांतों को दूध के दांत कहते हैं, बताए थे दूध का दांत कहता है। पुनः इसके स्थान पर अस्थायी दांत निकलते हैं जो जीवन भर रहते हैं। अगर जो वो दांत टूट गया तो फिर हालांकि फिर क्या होता है, दांत फिर नहीं आता है। हालांकि वृद्धावस्था में इनमें से कुछ दांत गिरने भी लगते हैं। क्या करते हैं, वृद्धावस्था में कुछ दांत गिरने लगते हैं, फिर वहाँ पे दांत नया नहीं आता है। दांतों के आकार और कार्य के अनुसार निम्न प्रकार हैं। कृंतक दांत होता है, कृंतक जो दांत होता है, देखो कृंतक जो दांत होता है, कृंतक दांत काटने का कार्य करता है। ये जो दांत है, ये कृंतक दांत क्या करता है, आगे में जो होता है 4 दांत होता है, देखिए 3 4 दांत है। ये क्या काम करता है, काटने में काम करता है ये दांत। और नीचे में भी 4 दांत हैं, ये सब क्या है, कृंतक दांत है। क्या दांत है, कृंतक है। कृंतक दांत क्या करते हैं, काटने में काम देते हैं। अगला है रदनक। रदनक का कार्य क्या है, रदनक का है दांत फाड़ने में। देखिए यहाँ रदनक दांत है, यहाँ पे क्या है, रदनक देखो दांत यही है जो 4 के बगल में रहता है, दोनों साइड रहता है, बड़ा रंग एकदम से कैसा रहता है, 4 को दांत जो रहता है एकदम से लोल ऐसा रहता है, उसी को रदनक कहता है। वो क्या करते हैं, फाड़ने में कम, जैसे गन्ना खाते हैं उसको फाड़ने में कम करता है। और होता है चवर्नक। चवर्नक होता है, चौवा को चवर्नक कहते हैं। अग्र चवर्नक हो गया, अग्र चवर्नक कहते हैं वही लोल वाला के बगल में जो दांत रहता है उसको क्या कहते हैं, अग्र चवर्नक होता है। और अग्र चवर्नक और चवर्नक दोनों का काम एक ही होता है। अग्र चवर्नक का प्री मोलर जिसको कहते हैं पीसने और चबाने का काम करता है, और मोलर जिसको चवर्नक कहते हैं पीसने और चबाने दोनों का काम करता है। क्लियर है, चलिए आगे। मुख गुहिका के दांत की सजावट देख लिए। क्या आप जानते हैं हमारे दांतों की ऊपरी परत जिसे इनामिल, ऊपरी परत दांत की ऊपरी परत जो होता है, ये मसूड़ा की ऊपरी परत है, उसे इनामिल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामल कहते हैं। हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ है, यह मुख्यतः कैल्शियम कैल्शियम होता है। कैल्शियम के कमी के कारण कभी कभी दांत कनकने लगता है, दांत कमजोर होने लगता है। एनेमेलिन नामक लवण या तथा प्रोटीन से बना होता है। आमना को इमली और आम की चटनी बहुत पसंद है, और जब भी वह आम या इमली देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, हमारा मुंह हमेशा गीला रहता है, ऐसा क्यों, हमारा हमारा मुंह क्या होता है, लार के कारण जो है ना हमारा मुंह क्या होता है, गीला रहता है। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कितना जोड़ी होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है, जिससे लार स्रावित होता रहता है, हर वक्त लार स्रावित होता रहता है। इसी के कारण जो हमारा मुंह क्या होता है, गीला रहता है। लार भोजन को मुलायम, लार जो है हमारे मुख में जो लार होता है, भोजन जो हम करते हैं उसको मुलायम बनाने में मदद करता है। अगर जो मुलायम नहीं बनाएगा तो हम जो खाएंगे वो क्या होगा, कंठ में आके लटक जाएगा, या वहाँ पे जाकर क्या होगा, लसक जाएगा। लार में पानी, लवण तथा चिकना म्यूकस होता है। भोजन का पाचन मुंह से ही लार में उपस्थित एंजाइम इमाइलेज की सहायता से आरंभ होता है। जो मंड होता है, स्टार्च जिसको कहता है, शर्करा ग्लूकोज में बदल देता है, मंड को शर्करा ग्लूकोज में बदल देता है। एंजाइम रासायनिक स्राव है जो आहार नाल के विभिन्न भाग एवं ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और भोजन के विभिन्न अवयवों के साथ प्रतिक्रिया कर पाचन में मदद करते हैं। एंजाइमों और उनकी क्रिया विधि तथा प्रभावों के बारे में अनेक शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। सोचिए, हमारे मुख में लार नहीं होता तो मुंह में भोजन की स्थिति क्या होती। भोजन पर लार के प्रभाव को जानने के लिए हम एक रोचक क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा। शीशे की कटोरी गिलास, ठीक है ना, उसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, उसके अनुसार यहाँ पे भर लीजिएगा। ठीक है,
क्या चारों कटोरियों में रखे मांड के घोल में समान रूप से रंग परिवर्तित नजर आता है? अगर आता है तो परिवर्तन और परिणामों पर चर्चा करना है, आता है कि नहीं। चावल में मंड, मांड जो होता है जो पसाते हैं चावल को, तथा लाड़ मंड को शर्करा में बदलता है। लाड़ जो है ना, लाड़ जितना भी होता है, मंड जो बन रहे होता है उसको क्या कहते हैं, शर्करा में बदल देते हैं। जीभ, जीभ जो है, जीभ मुंह के अंदर एक पेशीय अंग है। क्या है, पेशीय अंग। जीभ आगे की ओर स्वतंत्र तथा पीछे की ओर मुंह गुहिका से निचले भाग से जुड़ी होती है। हम जो जीभ का क्या कार्य है, जीभ से क्या पता चलता है, स्वाद पता चलता है। क्या पता चलता है, स्वाद। अगर जो जीभ नहीं होता तो हमको स्वाद पता चलता नहीं चलता। यह मुख का व्यस्तम अंग है। जीभ मुख में भोजन को इधर उधर करने, लार मिलाने तथा भोजन निगलने में मदद करते हैं। अगर जो जीभ नहीं होता तो भोजन जो हम करते हैं इधर दायां साइड करते हैं, उसे किसके द्वारा बायां साइड फिर भोजन को लाते हैं, जीभ के द्वारा लाते हैं। जीभ से स्वाद पता चलता है, जीभ के कारण हम भोजन को क्या करते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं। लाड़ मिलाने से भोजन निगलने में मदद करता है कौन, जीभ। दांत जीभ करता है मदद। जीभ पर स्वाद कालिकाएं होती है जिनकी मदद से हम चीज़ों का क्या करते हैं, स्वाद लेते हैं। स्वाद कालिकाएं जीभ के अलग अलग हिस्से में होती है। स्वाद कालिकाओं की स्थिति का पता लगाने के लिए हम एक रोचक क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्रियाकलाप हो, 4 गिलास कटोरी लीजिए, एक में चीनी, दूसरे में नमक का घोल बनाइए, तीसरे में आधे नींबू का रस तथा चौथे में नीम की पत्तियों या केले का रस लीजिए। प्रत्येक पात्र में एक एक सींक डालिए। अब अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपनी जीभ बाहर निकालने के लिए कहिए। बारी बारी से प्रत्येक विलियन की 1-2 बूंदे सीख की सहायता से, सीख जो होता है वो जो बच्चा को पोलियो नहीं पिलाते हैं इसे करके दाब के, उसी को सीख कहलाता है। देखो कैसा सीख होता है, देखो इसी को सीख कहा जाता है, इसी को सीख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीख। कैसे पिला रहे हैं। जीभ के किस भाग में उसे मीठा, नमकीन, खट्टा या कड़वेपन का अनुभव हुआ। प्राप्त अनुभवों के अनुसार जीभ के विभिन्न भागों से जुड़े स्वाद कलिकाओं का स्थान आप निर्धारित कर सकते हैं। जीभ में स्वाद कलिकाएं, देखो स्वाद कलिका यहीं से होता है। आपके क्रियाकलाप के अनुसार जीभ के विभिन्न भागों से जुड़े स्वाद कलिकाओं का स्थान चित्र में दिखाए गए हैं। ठीक, जीभ हमें साफ स्पष्ट बोलने और शुद्ध उच्चारण करने में भी मदद करती है। हम जो जीभ जो है, जीभ क्या करते हैं, बोलने में भी उसको शुद्ध बोलने में भी उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक ना, आगे देखो। दांत सुरक्षा, दांत का सुरक्षा कैसे करते हैं, स्वस्थ का आधार कैसे स्वस्थ हम दांत को रख सकते हैं, दांत की सुरक्षा कैसे करेंगे, इसके बारे में बता रहे हैं। दांतों की सही देखभाल और साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। दांतों की देखभाल करना है, साफ सफाई बहुत ज़रूरी। साफ नहीं रखेगा तो आपको पिल्लू लग जाएगा दांत में, दांत कनकने लगेगा, दांत खराब हो जाएगा, दांत टूटने लगेगा, फिर दांत नहीं रहेगा तो फिर खाएंगे कैसे। हमें सुबह तथा रात में सोने से पहले अपनी दांतों को दातुन या ब्रश से क्या करना है, ज़रूर साफ करना चाहिए। दातुन करते समय दातुन तथा हाथ की उंगलियों में से मसूढ़ों को अवश्य मलना चाहिए। जैसे दांत धो लिए उसके बाद कुल्ला जो करते हैं, क्या करना है, उंगली से मसूढ़ों को क्या करना है, लगरना है। लगरने से जितना रहता है उसमें गंदगी रहता है सब क्या होता है, छूट जाता है। इससे मसूढ़ों में रक्त संचार बढ़ता है। क्या कहता है, रक्त संचार भी बढ़ता है तथा दांत मजबूत होते हैं। खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ली करना चाहिए। कुल्ली मतलब कुल्ला जो करते हैं हम लोग, कुल्ला करना चाहिए, जिससे दांत में फंसे अन्न कण निकल जाते हैं। क्या करते हैं, अन्न कण निकल जाएंगे। अच्छी तरह दांतों की सफाई नहीं करने या अधिक चॉकलेट, मीठी चीज़ें, ठंडे पेय आदि खाने पीने से दांतों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, ये चीज़ें दांतों के बीच फंसे अन्य कणों से चिपक जाती हैं तथा उन पर एक परत बना लेती है। इसके कारण जीवाणु को पनपनाने और बढ़ने का मौका मिलता है। ये जीवाणु दांतों में फंसे अन्य कण और शर्करा को अम्ल में बदल देता है। क्या करता है, अन्य कण शर्करा को क्या करता है, अम्ल में बदल देता है, जो दांतों की ऊपरी परत इनामेल को क्षति पहुंचाते। शर्करा जो बनता है, इनामेल जो ऊपरी परत है दांतों की ऊपरी परत, उसमें क्या करता है, क्षति पहुंचाता है तथा दांतों के बीच छेद बना होते हैं।
मसूड़ों से रक्त और मवाद होने लगता है, मुंह जो महकने लगता है, मसूड़ा से रक्त निकलने लगता है, इसी सब के कारण से मुख से दुर्गंध होने लगती है, धीरे धीरे दांत कमजोर होकर टूटने लगते हैं। क्या होते हैं? दांत कमजोर होकर टूटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हम बहुत सी चीज़ों को खाने से वंचित रह सकते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति उत्पन्न होने देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते हैं ना? देखिए यहाँ पे देखिए कैसे अन्य कण फंसा हुआ है, इसी तरह से फंसा हुआ रहता है। क्या रहता है? इसी तरह से फंसा हुआ रहता है। ये अन्य कण फंसा हुआ रहता है, दांतों के बीच जो न फंसे अन्य कण है। ठीक है ना? इसी को हमको सुरक्षित रखना है। ठीक। आप सुबह सुबह क्या कीजिएगा? दांत को अवश्य साफ कीजिएगा, खाने के बाद और सोने के पहले भी कर सकते हैं। सोने के बाद नहीं करना है, क्योंकि आप सो जाएंगे तो करेंगे क्या? अगला है भोजन नली ग्रेसिका, फूड पीप्स, एसोफेगुअस। भोजन नली जो होता है लंबी होता है, पतली मौसल संरचना होती है जो मुख गुहिका को आमाशय से जोड़ती है। आगे दिखाते हैं कैसा होता है। मुख द्वारा चबाया हुआ भोजन ग्रस नली या ग्रसिका में जाता है। ग्रस नली की मांसपेशियों में संकुचन रहता है। इस संकुचन के कारण भोजन नीचे की ओर सरकता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। कभी कभी आपने देखा या महसूस किया होगा कि खाते समय या खाने के बाद कुछ समय बाद वमन या उल्टी होने लगता है। क्या होता है? उल्टी होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि आप बोलते वक्त खाते हैं, मुख गुहिका के अंदर जो गया है, क्या गया है? पतली नली जो गया है 2 होता है। कितना होता है? देखिए आगे 2 होता है, दिखाते हैं पहले। कितना है? 2 होता है। ठीक ना? जिसको ग्रसिका एक श्वसनली होता है, एक श्वसनली होता है। श्वसनली का जिस समय हम खाते हैं उस समय क्या होता है? बंद हो जाता है। श्वसनली का मार्ग जो होता है क्या होता है? बंद हो जाता है। अगर बोलने वक्त वो फिर खुल जाता है, खुल जाता है। उसी के वजह से भोजन हम करते हैं इधर चला जाता है, कभी कभी श्वसनली में चला जाता है। उसी की वजह से हमको वमन और उल्टी होने की भय होता है और हिचकी भी आता है। भोजन आमाशय तक नहीं पहुंचता या आमाशय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, अर्थात भोजन नाल में भोजन को पेशीय द्वारा आमाशय के बिल्कुल उल्टे दिशा यानी मुंह की ओर चलाया जाता है। अर्थात इसी कारण से उल्टी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपस में आप अध्ययन करें, बता दिए क्यों होता है। आइए हम आपको एक रोचक बात बताएं। ग्रसिका में वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं। बताएं ना, एक ही होते हैं। वायु और ग्रसिका होते हैं, एक ही होते हैं। आपकी जिज्ञासा होगी कि भोजन तो भोजन नली से आमाशय तक जाता है। देखो भोजन तो भोजन होता है, आमाशय तक जाता है। देखिए हम अच्छे से समझाते हैं। जैसे ये है, ये श्वसनली है। क्या है? श्वसनली। देखिए श्वसनली जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ। इसी तरह से ये श्वसनली फिर आ जाता है, ये वाला श्वसनली है। फिर ऐसे करके आता है, बीच में क्या करते हैं? क्रॉस है, 4 रोड है। फिर ये क्या है? भोजन करते हैं, फिर यहाँ पे आता है, फिर इस साइड आ जाता है। यही अगर जो हम जब सांस लेते हैं, इधर से भी देख रहे होंगे 4 जगह तो होता है, गाड़ी होता है जिसको चौराहा कहता है। इधर से भी गाड़ी आएगा, उधर से आएगा, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। उसी तरह से ये जो है भोजन नली है, सांस नली है। सांस लेते हैं तो इधर से निकलता है और भोजन करते थे। अगर जो ये बंद हो जाता है, जिस समय हम खाना खाते हैं, श्वास नली क्या होता है? बंद हो जाता है। बंद हो जाता है, इसकी वजह से इसमें खाना नहीं आता। अगर जो बोलते हुए रहते हैं खाने वक्त, उसकी वजह से क्या होता है? उल्टी होने लगता है और हिचकी होने लगता है। क्लियर है? चलिए, भोजन तो भोजन नली किससे आमाशय तक जाता है, फिर वह श्वास नली की ओर क्यों नहीं जाता है? वास्तव में श्वास नली के ऊपर एक मौसल संरचना होती है जिसे एपीग लोटिस कहते हैं। यह वाल्व का काम करती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन नली में चला जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, खासकर तब जब आप तेजी से खाते हैं, खाते समय बातें करते हैं, अचानक खांसी, छींक या हिचकी आती है, आप घुटन महसूस करते हैं। ऐसा संयोगवश भोजन कणों के श्वास नली में प्रवेश के कारण होता है। जो हम बताएं यहाँ पे, भोजन करने के बाद ये सांसें वाला में चल जाता है, तो उसी की वजह से क्या होता है? हिचकी आने लगता है। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। चलिए अगला है आमाशय। क्या है? आमाशय।
आमाशय आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह मोटी दीवार वाली थैली नुमा मौसल संरचना है जो चपटी और यू आकार का होता है। इससे होकर भोजन छोटी आंत तक पहुंचता है। किससे होकर? ये आमाशय से होकर। देखिए आमाशय यही है, ये क्या है? यही है आमाशय। क्या है? यही आमाशय है। इसी के द्वारा क्या करते हैं? भोजन छोटी आंत तक जाता है। आमाशय के आंतरिक भाग में पाचक रस श्लेष्मा होता है तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है। इससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस भोजन के प्रोटीन भाग को अमीनो अम्ल जैसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। देखिए आप पढ़ते चलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत के बारे में जानते हैं। यह है छोटी आंत, ठीक ना। छोटी आंत लगभग 6-7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना है। इसमें यकृत, अग्न्याशय तथा स्वयं इसकी दीवारों से स्राव प्राप्त होते हैं। यकृत, जिसको लीवर कहा जाता है, से प्राप्त गहरे लाल होता है। क्या होता है? गहरे लाल भूरे रंग की यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है। ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा था, इसको आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। क्या? देखिए ये जो है इसको लिखना है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसको याद कर लीजिए। यह आमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित है। जिधर दिल होता है उधर नहीं, उसके अपोजिट साइड होता है। और पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैलीनुमा संरचना पित्ताशय से संग्रहित होता है। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्न्याशय से प्राप्त स्राव। अग्न्याशय हल्के पीले रंग की पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय से ठीक नीचे स्थित होता है। आमाशय से जो है ठीक नीचे स्थित होता है। कौन? ये अग्न्याशय होता है। इससे स्रावित अग्न्याशिक रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया कर उन्हें सरल रूपों में बदल देता है। छोटी आंत की दीवारों से प्राप्त स्राव। छोटी आंत देखो कैसा होता है। छोटी आंत के रसंगुल है। ये रसंगुल है। क्या है? ये जो छोटी आंत का है ये सब क्या है? छोटी आंत का रसंगुल है। क्लियर है? छोटी आंत की दीवारों से स्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देता है। इस प्रकार छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्करा, ग्लूकोज में प्रोटीन, अमीनो अम्ल में तथा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदला जाता है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की आंतरिक भित्ति दीवार से होता है। आंतरिक भाग में उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिसे दीर्घरोम या रसंगुल कहते हैं। ठीक के लिए दीर्घरोम पचे हुए भोजन को अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। अवशोषित भोजन इन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है जहां अनेक जटिल पदार्थों के बनने में उनका उपयोग होता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। श्वसन के क्रम में कोशिकाओं में स्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये फार्मूला है और जल का फार्मूला आता है H2O होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का बिना पचा भाग या जिसका अवशोषण नहीं होता है
बड़ी आंत इसमें जाता है क्या, जिसका अवशोषण नहीं होता उसके बाद कहाँ चला जाता है, वो बड़ी आंत में चला जाता है। ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी चौड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी आंत छोटा होता है और बड़ा आंत छोटी आंत बड़ी होती है। ठीक, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। बाकी बचा हुआ अपचयित पदार्थ अर्ध ठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है, जहाँ से समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं। दस्त और जीवन रक्षक घोल। भोजन तो हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन कभी कभी आंतरिक संक्रमण, भोजन के पदार्थों एवं जल की विषाक्तता या अपच के कारण हम बार बार पतले जलीय मल के निष्कासन के लिए विवश हो जाते हैं। छोटे बच्चे इस स्थिति का शिकार अक्सर हो जाते हैं। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। दस्त के कारण शरीर से अधिक मात्रा में जल और लवण की कमी हो जाती है। कभी कभी यह स्थिति घातक हो जाती है। देखिए, 1 लीटर उबला जल, 2 चम्मच चीनी, चुटकी भर नमक लेना है। ऐसी स्थिति में उबले जल को ठंडा करके उसमें चुटकी भर नमक और चीनी का घोल बनाकर प्रभावित व्यक्ति को बार बार देना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल या ORS ओरल रेहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। साथ ही अति शीघ्र चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, मतलब डॉक्टर की सलाह लेके ये सब काम करना चाहिए। ठीक, चलिए यहाँ है घास चरने वाले जंतुओं में पाचन। आप देखते होंगे गाय या भैंस क्या करते हैं, बकरी घास चरते हैं। ये सब जो है क्या करते हैं, घास चर के कहाँ में, रुमेन में जमा कर लेते हैं। क्या करते हैं, रुमेन में जमा कर लेते हैं घास काट काट के। बाद में वो गाली करते हैं, गाली करते हुए देखे होंगे, गाली करके धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको पचाते हैं। क्या करते हैं, पचाते रहते हैं। ठीक, ये जो है ना पाचन क्रिया, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य जितना भी है, हमारे आसपास ऐसे अनेक जंतु है जो घास खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। हम घास पचा नहीं सकते हैं, हम लोग जो है ना घास पचा नहीं सकते हैं। पौधे से प्राप्त अधिकांश पोषकों में सेलुलोज की प्रधानता नहीं होती। घास में भी सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मानव सहित बहुत से जंतु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। घास खाने वाले जंतुओं की पाचन व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। इनका आमाशय विशेष प्रकार का होता है, जो 4 भागों में बांटा रहता है। पहला भाग सबसे बड़ा होता है, जिसे रुमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रुमेन कहा जाता है। ये बड़ा भाग होता है जिसको क्या कहा जाता है, रुमेन कहा जाता है। यही भाग है, इसको क्या कहता है, रुमेन कहा जाता है। निगला हुआ घास प्रथम आमाशय रुमेन में इकट्ठा होता है। यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है। इसे जुगाल या कड कहते हैं। बहुत से घास खाने वाले जंतु चरते समय जल्दी जल्दी घास काटकर निगल देते हैं, बताए थे। हमारी तरह खाना खाते समय ये भोजन पूरी तरह चबाते नहीं है, पूरी तरह चबाते नहीं, निगले हुए खाने को जुगाल ये पुनः मुंह में लाकर क्या करते हैं, यहाँ से पुनः मुंह में लाकर जुगाल करते हैं। आपने यह देखा होगा कि जब वे खा नहीं रहे होते हैं तब भी उनका मुख चलता रहता है। इस प्रक्रिया को जुगाली या पागुर कहते हैं। इन जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं की सहायता से होता है। ये जीवाणु रुमेन में होते हैं। कहाँ होते हैं, ये रुमेन में होते हैं। जीवाणु कहाँ होता है, रुमेन में होता है। अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत और वहाँ से बड़ी आंत में जाता है, जिस तरह मानव में होता है उसी तरह से। छोटी तथा बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है। देखो, छोटी और बड़ी आंत के बीच जो है ना, ये थैलीनुमा ये क्या होता है, संरचना होती है, जिसको अंधनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, अंधनाल कहते हैं, याद रखिएगा।
थैलीनुमा संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। चित्र में दिए गए अंधनाल में कुछ भी जीवाणु होते हैं। मनुष्य में अंधनाल बहुत छोटी होती है, मनुष्य में छोटी होती है और जानवर में बड़ी होती है, और ये जीवाणु अनुपस्थित रहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणु अनुपस्थित रहते हैं। अतः मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। सेलुलोज का जो है ना मनुष्य में पाचन नहीं होता है, लेकिन गाय भैंस में क्या होता है? सेलुलोज का पाचन हो जाता है। मनुष्य के पाचन संस्थान में सेलुलोज रेशेदार पदार्थ के रूप में रह जाता है, जिसकी उपयोगिता के बारे में आप पिछली कक्षा में जान चुके हैं। क्या उपयोगिता आप पिछली कक्षा में जान चुके हैं। अभी आपने मनुष्य और घास खाने वाले जंतुओं के पाचन के संबंध में जानकारी प्राप्त की, जिनमें व्यवस्थित पाचन तंत्र पाया जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिनमें पाचन तंत्र तो दूर मुख भी नहीं होता। तो क्या ऐसे जीव भोजन नहीं करते हैं? जिसका मुख नहीं होता भोजन नहीं ग्रहण करते हैं? सभी भोजन ग्रहण करते हैं। उनमें पाचन नहीं होता है। जैसे जल स्रोत, तालाब, झील, नम, मिट्टी में पाया जाने वाला अमीबा ऐसा ही एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिका अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ये भी क्या करता है? एग्जाम में पूछा जाता है, पूछेगा एक कोशिकीय जीव, अमीबा में एक कोशिकीय जीव क्या करते हैं? पाया जाता है। इसके भोजन अंतर्ग्रहण और पाचन का तरीका अत्यंत रोचक है। इसके कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है, जिसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है। इसमें केंद्रक तथा अनेक धमनियां खाली स्थान होती है। अमीबा की विशेषता यह है कि लगातार अपनी आकार की स्थिति क्या करते हैं? बदलते रहते हैं। यही है अमीबा। अमीबा का भोजन ये पदाव है। पदाव जो उंगली नुमा रहता है ना, उसी को पदाव कहा जाता है। ठीक ना? बदलता रहता है। इसमें एक या अधिक उंगली जैसे उभार निकलते रहते हैं, जिसे पदाव कहा जाता है। उंगली नुमा जो होता है उसको पदाव कहते हैं। ये अमीबा को गति करने तथा भोजन पकड़ने में क्या करता है? उंगली नुमा जो रहता है उसको भोजन पकड़ने में और गति नुमा अमीबा को गति करने में मदद करता है। ठीक ना? अमीबा का आहार सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक आदि है। जब यह भोजन के संपर्क में आता है या भोजन इसके आसपास होता है, यह अपने पदार्थों को विकसित कर भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। क्या करता है? भोजन को पदार्थ के द्वारा जो है ना, पदार्थ को चारों बगल से भोजन को क्या करते हैं? घेर लेता है। दोनों ओर से विकसित पदार्थ आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। क्या होते हैं? एक हो जाते हैं। भोजन इस प्रकार बने खद्दौनी में बंद होकर अमीबा की कोशिका के अंदर चला जाता है। खद्दौनी में ही पाचक रसों का स्राव होता है, जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया कर उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रकार पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जो अमीबा की वृद्धि, रख रखाव और उसकी संख्या वृद्धि में मदद करता है। यहाँ भी बिना पचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ खद्दौनी से होकर कोशिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है? अब आप जान चुके हैं कि सभी जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। आश्चर्यजनक रूप से सभी जीवों में भोजन के पाचन की आधारभूत प्रक्रिया समान है, जिसमें ग्रहण किए गए भोजन से अनेक उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण होता है तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार अवशोषित उपयोगी पदार्थ का स्थानांतरण शरीर के अन्य भागों में होता है। ठीक ना? अगर हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप मेरे चैनल के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा अपनी वीडियो को, और मेरे चैनल पे इसका क्वेश्चन आंसर पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।